Students, now we are discussing the third topic of this chapter, separating the components of a mixture. We already learned that most of the natural substances are not chemically pure. It means we can say that they are mixtures. So, different methods of repression are used to obtain individual components from the mixture. हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर्स है, कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, तो प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, इसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी दूसरे पार्टिकल्स अगर मिले हुए हैं तो वो मिक्सचर है। उसको दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए कुछ सेपरेटिंग मेथड्स हम डे टू डे यूज़ भी करते हैं, और कुछ मेथड्स है जिसको हम डेली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो डेवलप्ड की गई है जो लेबोरेटरीज में हो सकती है। तो सेपरेशन मेक्स इट स्टडी एंड यूज Separation makes it study and use the individual components of the mixture possible. तो सेपरेशन से हम प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करके उसका स्टडी कर सकते हैं। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand pricking, sieving, filtration that we use in our daily life. तो हम अलग अलग मिक्सचर्स या हिट्रोजीनियस मिक्सचर को हम अलग अलग मेथड से डे टू डे लाइफ में उसको सेपरेट करते हैं। जैसे कि जो ग्रेन्स है, हमारे वहाँ पे गेहूँ आता है, वीट्स आता है, तो हम उसको साफ करते हैं। कैसे? तो कि उसमें से जो कंकर है उसको प्रिकिंग करके साइड में रख देते हैं, जिससे कि जो दोनों कंपोनेंट अलग हो जाते हैं और जो सब्सटेंस है वो प्योर हो जाता है। फिर सीविंग, तो हम चाय को हम जो सीवर है उससे हम सीविंग करते हैं और फिल्ट्रेशन कर देते हैं। वाटर को फिल्ट्रेशन कर देते हैं, दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ। Sometimes special techniques have to be used for the separation of components of the mixture. तो कुछ ऐसी जो मेथड्स है जो हम घर में यूज़ नहीं करते, लेकिन लेबोरेटरीज या तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उसको यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं अभी एक्टिविटी 2.4 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19, जो इवोपरेशन मेथड है। तो ये इवोपरेशन मेथड है, इसका ये डायग्राम है इवोपरेशन का। जो हम ज़्यादातर इवोपरेशन हमको पता है कि सी वाटर से कॉमन सॉल्ट अगर अलग करना है तो सी वाटर को इवोपरेट कर देना है, तो बाद में हमको नीचे सॉल्ट मिल जाएगा, वो हमको पता है। लेकिन क्या हम जो इंक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वो फाउंटेन पेन में इंक यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इंक उसमें कुछ कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो ये इवोपरेशन टेक्निक से हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, वो कुछ पढ़ लेना आप, और डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे कुछ आंसर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवोपरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास? तो यहाँ पे इंक है, इंक को हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, लेकिन एक वाटर है, वाटर हीट होता है, तो उसके ऊपर रखा वॉच ग्लास में जो इंक होती है वो इवोपरेट होती है, उसका जो लिक्विड कंपोनेंट है वो उड़ जाता है। तो जो वॉलेटाइल मटेरियल है वो इवोपरेट हो जाता है, और जो डाइज है वही बचती है। तो ऑब्टेनिंग कलर डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। Now answer. On heating the mixture, the volatile component water evaporates, leaving behind a non-volatile component
डाइज इन वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास में जो बाकी बचता है, वाटर का इवोपरेशन हो जाता है, तो बाकी बचती है वो डाई है जिससे कि इंक बनी है। तो इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज अ मिक्सचर? तो इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, देन वी कैन से दैट इंक इज अ मिक्सचर। नाउ एक्टिविटी नंबर 2.5, ये जो मेथड है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, उसमें हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो हम अपने घर में जो मक्खन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो कि जो मिल्क होता है उसमें चर्नर से उसको चर्न करके मिल्क निकालते हैं, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये ज़्यादातर लेबोरेटरीज में यूज़ होती है, जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होती है उसमें यूज़ होती है। तो सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। नाउ एक्टिविटी को आप पढ़ लेना, और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। ऑन चर्निंग द मिल्क, heavy particles like fats, proteins etc are settled down on the bottom of the test tube। तो जो हैवी पार्टिकल्स है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, बॉटम में जो नीचे का पार्ट है उसमें सेटल हो जाएंगे। दिस सेपरेशन इज अकर्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी एमोंग द पार्टिकल्स विद इन द मिल्क। तो मिल्क के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उसमें जो हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे और हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे रहेंगे। उसका प्रिंसिपल क्या है, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो ये जो मशीन है वो ये रैपिडली स्पन करता है, और डेंसर पार्टिकल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से वो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ है वो बैठ जाता है, और हल्के पार्टिकल से वो ऊपर की तरफ रह जाता है। नाउ एप्लीकेशंस इन लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अभी मैंने बात की तो पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, इन अ वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ। तो वॉशिंग मशीन अगर घर पे है तो आप देख सकते हो उसमें। नाउ अगेन द अनदर मेथड सेपरेटिंग फनेल। तो ये सेपरेटिंग फनेल है, जो इनमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में अगर मिक्स हो गए हो तो इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं ये सेपरेटिंग फनेल से। तो सेपरेटिंग फनेल में दोनों का मिक्सचर भरा जाता है, तो दोनों एक दूसरे में मिक्स तो होते नहीं है, इसीलिए वो अलग अलग एरियाज में रहेंगे। जो हैवी लिक्विड है वो नीचे रहेगा, जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर रहेगा। तो कॉर्क, जो स्टॉप कॉर्क है उसको ओपन करते हैं, और जितना लिक्विड हैवी है वो निकल जाता है और कॉर्क बंद कर दिया जाता है, और तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। तो उसमें प्रिंसिपल क्या है, तो इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज। जो हैवी है, जो डेंसिटी ज़्यादा है वो लिक्विड नीचे रहेगा, लाइटर है वो ऊपर रहेगा, कम डेंसिटी वाला। नाउ एप्लीकेशंस, तो उसका यूज इज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो आयन को उसकी ओर से अलग करने के लिए ये सेपरेटिंग फनेल मतलब इसका प्रिंसिपल का यूज होता है। उसमें होता है क्या है कि एक बड़ी ब्लास्ट फर्नेस होती है, जो ब्लास्ट फर्नेस में जब आयन का एक्सट्रैक्शन होता है तो आयन, मोल्टन आयन के ऊपर स्लैग वो फ्लोट रहता है, और दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, लेकिन अलग अलग लेयर्स में उसको निकाल दिया जाता है। तो ये तो ये आयन को एक्सट्रैक्शन के वक्त उसको ये मेथड से सेपरेट किया जाता है। नाउ दूसरी एक मेथड है वो सब्लिमेशन है। तो ये मेथड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ सॉलिड वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। तो दो सॉलिड कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स है, तो उसमें से जो सॉलिड वॉलेटाइल होता है, सॉलिड वैसे वॉलेटाइल नहीं होता लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे जो वॉलेटाइल होता है, तो उसको दूसरे ऑर्डिनरी कंपोनेंट से उसको अलग किया जाता है। तो डायग्राम है, सम सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू सब्लिमेट ऑन हीटिंग, इट मीन्स दे कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस और अ वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। तो उसमें लिक्विड फेज कभी भी नहीं आता, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सीधा गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैसियस को हम कूल करते हैं तो लिक्विड में आए बिना वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अ मिक्सचर कंटेनिंग सच सॉलिड विथ एनी अदर नॉर्मल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो ये जो मेथड है उसको सब्लिमेशन मेथड बोला जाता है। और ऐसे जो नाम है कुछ लिस्ट है वो कैम्फर, जो हम सिंपल लैंग्वेज में उसको कपूर बोलते हैं, जो हम भगवान की आरती करते हैं तो उसमें कैम्फर का यूज होता है। एमोनियम क्लोराइड, नेप्थेलिन, जो नेप्थेलिन बॉल, जो जो कि कुछ घर में कपड़ों के बीच रखा जाता है जिससे कि कपड़ों में कोई क्या है, कपड़े खराब ना हो। आयोडीन, एंथ्रेसिन, तो ये सब है वो ऐसे सब्सटेंस है जो सब्लिमेट होते हैं। तो सब्लिमेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो सब्सटेंस को या तो जो स्पेसिमेन है उसको प्योर करने के लिए भी ये मेथड यूज होती है। एज फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यही है कि सेपरेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। तो सेपरेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, तो ये मेथड है जो एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट है वो पूछा जाता है। नाउ द another method, chromatography. तो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी ये भी डायग्राम है वो ये एक्सपेरिमेंट से पूछा जाता है, तो डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे फिगर नंबर 2.8 है जो डायग्राम की वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे करना है क्या है कि एक ब्लॉटिंग पेपर या तो फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर के ऊपर नीचे से एक स्ट्रिप लेना है, और उस नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन करनी है, और लाइन के ऊपर इंक रखनी है। कौन सी इंक? जो हम इंक पेन की यूज करते हैं वो इंक रखनी है। ब्लैक रखो या रेड रखो, वट एवर। तो पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो और बीच में एक इंक का ड्रॉप रखो। फिर इसमें एक जार लेना है, जार में वाटर भरना है, और इस तरह से ये स्ट्रिप लगानी है कि सिर्फ नीचे की थोड़ी सी नीचे तो थोड़ा एंड है वो थोड़ा सा वाटर के अंदर है वो रहे, इस तरह से उसको रखना है। जिससे होगा क्या, ये फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर से पानी ऊपर चढ़ेगा फिल्टर पेपर के ऊपर। जब वो ये इंक से पास होगा, इंक के पास से पास होगा, तो इंक के कंपोनेंट है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और उसका कलर का एक शेड ऊपर जाता दिखेगा। उसमें डाइज है वो 2 या 3 का कलर उसमें यूज किए हैं, डाइज में या पिगमेंट में यूज किए हैं। तो उसमें होगा क्या कि 2 या 3 अलग अलग इंक हमको दिखेगी, जिसकी सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा है वो पहले ऊपर जाएगी, वो पहले ऊपर डिजोल्व हो जाएगी और ऊपर जाना शुरू करेगी, और बाद में दूसरी। तो इस तरह से 2 अलग अलग रंग हमको ये फिल्टर पेपर पर देख सकते हैं हम। तो इस तरह से कौन सी डाइज अंदर यूज की है, कौन से कलर की डाइज यूज की है, तो ये हमको देखा जा सकता है। हम इसके नीचे कुछ आंसर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो क्वेश्चन
यहाँ पे है, तो इसके आंसर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. What do you observe on the filter paper as the water rises on it? As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. तो dye particles को अपनी साथ ऊपर ले जाता है. Do you obtain different colors on the filter paper? If the dye is the mixture of different colors, more soluble dye rises first and then other. In this way, the colors or dyes get separated. तो ये क्यों हो रहा है? तो इसका प्रिंसिपल है, व्हेन two or more solute dissolved in the same solvent, the different solute can be separated according to their solubility in the water in the form of color. तो वो ये प्रिंसिपल है. और उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई. अगर डाइस में अंदर कौन कौन से कलर्स है, कौन कौन के कलर से वो डाई बनी है, वो अलग अलग कलर्स है, हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. फिर टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम ए नेचुरल कलर. हम अपने आसपास कई तरह के फ्लावर्स देख रहे हैं, तो अलग अलग रंग के फ्लावर है, तो वो अलग अलग रंग के फ्लावर में कुछ जो पिगमेंट्स है, नेचुरल पिगमेंट्स, नेचुरल कलर के पिगमेंट्स है, वो भी इस तरह से हम देख सकते हैं. और लेबोरेटरीज में अभी हाल की जो डेट्स में यहाँ पे बॉलीवुड में कई सारे लोग ड्रग्स में पकड़े गए हैं. तो ब्लड में ड्रग्स अगर है तो ड्रग्स को ब्लड से अलग करने के लिए भी ये क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है. लेकिन ये क्रोमेटोग्राफी, उसका नाम पड़ा कैसे? तो क्रोमेटोग्राफी है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमा, in Greek it is called color. तो क्रोमा, the meaning color, it is a Greek word. This technique was first used for separation of colors, so this name was given. तो सबसे पहले कलर्स को सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज की गई ग्रीस में, तभी से इसको क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, नई नई टेक्निक्स है उसमें ऐड होती गई. और अभी तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं, तो उसमें कई सारी क्रोमेटोग्राफी है वो हो सकती है, ऐसे मशीन्स आते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम रखते हैं. नेक्स्ट टाइम हम डिस्टिलेशन और दूसरे जो टेक्निक्स है, जो सेपरेशन मेथड्स, उसको देखेंगे. ओके, थैंक यू. बट लेकिन यहाँ तक हमने जो किया है वो सब एक्सपेरिमेंट है. स्कूल में कोई क्वेश्चन के तौर पे या तो वो प्रैक्टिकल लिखने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.